और उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, ऐसे में मज़ा नहीं आएगा, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर समझ नहीं आए स्टूडेंट तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको क्यों बता रहे हो सर, आगे काम आएगा ये, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं आपके लिए सर्कल लेके आया हूँ, बड़ी मुश्किल से इसकी तलाश हुई है ना, पुराने प्रैक्टिकल कॉपी पड़ा हुआ था। तो ये जो है आपका क्या है, सेमी सर्कुलर है, तरबूज जैसे दिख रहा है, ये सेमी सर्कुलर है। होली के दिनों में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है इस तरीके से। तो वो इस तरीके से अब आपको बताना है इस कोन का वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब क्या, अंदर की जगह, वॉल्यूम मतलब क्या, अंदर की जगह। अभी क्या है, ये खुला है, अब जैसे ही मोड़ दिए तो इस अंदर की जगह के बारे में हमें बताना है। अब गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं आपके आगे के क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं हम हर वीडियो लेक्चर्स में 10 क्वेश्चन का ग्रुप ले रहे हैं। वो क्वेश्चन नहीं है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, वो पैटर्न है जो आपको सोचना सिखाएगी। यस स्टूडेंट, मेरा यही प्रयास है कि आप उसमें अपना तर्क लगाएं, अपना लॉजिक लगाएं, मैं आप में इतनी क्षमता विकसित कर पाऊं, तो इससे बड़ी मेरे लिए कुछ भी बात नहीं होगी। इसलिए हम 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, बड़े आराम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बिल्कुल अच्छे से उसको समझना है और बनाना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने अपनी 76वीं जो है स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है, और 75वीं वर्षगांठ जिसको हम किसके रूप में मना रहे थे, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे थे स्टूडेंट। क्यों ना हम इस बात से हम खुद को आज़ाद कर ले, स्वतंत्र कर ले कि ऐसे कौन से विचार हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, ऐसे कौन से विचार हैं जो हमें पढ़ने से रोक रही है, ऐसे कौन से विचार हैं जो हमारे ही लिए जो अच्छी बातें हैं उसको करने से मना कर रही हैं। क्योंकि इन बातों से अगर आपने स्वतंत्रता ले ली तो उससे बड़ी स्वतंत्रता कुछ नहीं है। किस स्थिति में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, आप पढ़ रहे हैं, आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, और आप ये भी देखे होंगे कि जो 11th की पढ़ाई है वो 10th से कैसे अलग है। तो इसमें आपका कॉन्सेंट्रेट रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है स्टूडेंट। सो चलिए इस बात से हम आज़ादी लेते हैं कि हम आलस नहीं करेंगे और लगातार हम आपसे क्या कर रहे हैं, जुड़े रहेंगे। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमारे 9th वालों का आ रहा है स्टूडेंट कि हिंदी में पढ़ाइए, या फिर कुछ का कमेंट्स है कि 9th के लिए जल्द से जल्द स्टार्ट कर लिए। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको बताते हैं स्टूडेंट कि हमारा ये प्रयास है कि हम आपके सरल से सरल शब्दों में आप तक हमारी बात पहुंचा पाएँ। यदि कोई भी अगर परेशानी होता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए, हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को आपको जवाब दे पाएँ। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपके पॉलिनोमियल सेक्शन बहुपद से, कि इफ़ द सम ऑफ द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग ईच ऑफ x cube plus 8x square minus 3kx plus 7 and 2x cube plus kx square minus 5x plus 6 by x minus 1 is 9, देन k इज इक्वल टू। देखिए बड़ा ही सिंपल सा है, दो पॉलिनोमियल दे दिया है। कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि घातीय वाला आपका बहुपद है, और उसको क्या किया जा रहा है, एक ही डिवाइजर है स्टूडेंट, एक ही डिवाइजर मतलब कि भाग देने वाला कौन है, एक ही x माइनस 1, और जो रिमाइंडर आएगा उनसे भाग देने के बाद वो क्या होगा, वो 9 होगा उनका सम। तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए जो जो बातें दी गई हैं उसको मैं थोड़ा लिख दूं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला पॉलिनोमियल को क्यों ना मैं p ऑफ x मान लूं, आप जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 7, ये हो गया। फिर दूसरे को मैं q ऑफ x बता देता हूँ स्टूडेंट, ये है आपका क्या, 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसको डिवाइड किया जाता है, और डिवाइजर को हम जानते हैं कि g ऑफ x से हो करते हैं x माइनस 1 से। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनको जो ऐड किया जाएगा, उनका जो रिमाइंडर होगा उनको जब ऐड किया जाता है तो क्या आता है, वो 9 आता है। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। कहाँ छिपा है k, तो k छुपा है ये रहा k, ये रहा k, तो k तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट कि हमें दिया गया है क्या। अगर क्वेश्चन में बात की जाए रिमाइंडर दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, और डिवीजन की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होता है, क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम। अगर आप नहीं जानते, आई बटन पे लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिएगा हमारे डिटेल वीडियो लेक्चर, हमारे क्लास 10th में के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वहाँ पर वो रखा हुआ स्टूडेंट। तो चलिए, बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात ये क्लियर है कि ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों जो है स्टूडेंट आपका, ये दोनों जो है डिविडेंड है। डिविडेंड मीन्स सर, डिविडेंड मीन्स होता है आपका भाज्य। भाज्य कौन, जिसको भाग दिया जाएगा, किससे भाग दिया जाएगा, तो ये है आपका डिवाइजर। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये है आपका भाजक। और
रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर, पहला मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो तो 3 मार्क्स का होगा, लेकिन 1 मार्क्स में कैसे करोगे आप, रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन आएगा। तो इस x का वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा कि पुट कर दीजिए आप g ऑफ x को 0 के इक्वल, तो g ऑफ x जब 0 के इक्वल होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्राप्त होगा आपको। तो इस 1 को अब देखिए एक बार यहाँ पे रख दीजिए, तो ये जो क्या हो जाएगा देयरफॉर p ऑफ 1, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट वाले में, इस फर्स्ट वाले में रख दीजिए, तो ये 1 का क्यूब माइनस 8 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3k इंटू 1 प्लस 7 ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 3k प्लस 7 होगा स्टूडेंट। इस तरीके से अगर आप देखें तो p ऑफ 1 क्या प्राप्त होता है 8 1 9 9 प्लस 7 16 16 माइनस 3k प्राप्त हुआ। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही, और यही क्या है रिमाइंडर थ्योरम से p ऑफ 1 आना क्या होता है स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि यही आपका क्या है शेषफल है। नहीं पता है प्लीज जाइए देख लीजिए स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ अब q ऑफ x के लिए रखता हूँ फिर से, अब इसी चीज़ को, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को भी x माइनस 1 से ही डिवाइड करना है और इस पॉलिनोमियल को भी इसी से डिवाइड करना है, तो इसमें भी हम क्या रखेंगे x की जगह पे 1 रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें 2 इंटू 1 क्यूब प्लस k इंटू 1 का स्क्वायर, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। आइए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 प्लस k माइनस 5 प्लस 6। इस तरीके से q ऑफ 1 आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 2, ये हो जाएगा आपका 8 k प्लस 3 इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपके पास आ गए, दो इक्वेशन नहीं, दो रिमाइंडर्स हैं, यही क्या है आपके रिमाइंडर्स। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है रिमाइंडर है, किसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के अनुसार। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है 9 आता है, क्वेश्चन के अनुसार 9 आता है, तो कर दीजिए ऐड, क्या दिक्कत है इसमें कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका क्या है कि p ऑफ 1 प्लस q ऑफ 1 ये जो दोनों रिमाइंडर्स आए हैं, दोनों शेषफल आए हैं, उनका एडिशन क्या आता है 9 आता है। तो देखिए k का वैल्यू जब p ऑफ 1 कितना है 16 माइनस 3k प्लस q ऑफ 1 कितना है k प्लस 3 इज इक्वल टू 9। आइए देखते हैं, ये तो बड़ा ही आसान है, अब कर ही लेंगे आप। क्या हो जाएगा 16 19 माइनस 2k इज इक्वल टू 9। जब इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो 2k इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 9 पहले से है, जब 19 आएगा तो माइनस 19 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो माइनस 2k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 10, और k का वैल्यू आ गया आपका इस तरीके से, k का वैल्यू आ जाएगा 5, और अगर हम बात करें यहाँ ऑप्शंस की तो 5 किस में आया है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज के जो है स्टूडेंट वो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन को हमने लिया है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट दिखने में तो सरल है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट 3 नंबर्स प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 437 and the product of the last two is 551. The sum of the number is, कि आपको क्या दिया जा रहा है, 3 जो है प्राइम नंबर्स हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, आप जानते हैं क्या, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बता दूंगा, बट अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो बेसिक वीडियो लेक्चर में हमने आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे जो है अपलोड कर दिया है स्टूडेंट, पहले से अपलोडेड है वो, बिल्कुल जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्राइम नंबर्स हैं और वो कुछ इस प्रकार से हैं कि पहले 2 प्राइम नंबर हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट जो है वो कितना आता है 437 आता है स्टूडेंट, और लास्ट के जो 2 हैं उनका क्या आता है 551 आता है। तो आइए देखते हैं प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले अगर मैं देख लूँ कि मान लीजिए कि लेट 3 प्राइम नंबर्स बी, क्या हो जाएगा आपका, माना कि x है, y है और z है। मान लिए हमने ये क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, क्या अभाज्य संख्याएं हैं। हो गया, प्राइम नंबर्स मिल गए आपके। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका कहना है कि पहले 2 का जो मल्टीप्लिकेशन आता है, वो कितना है 437 है, इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। और लास्ट 2 मतलब कि इन दोनों का जो है वो कितना आता है, वो आता है आपका
551 बना दीजिए दूसरे नंबर पे। अब देखिए ढूंढेंगे कैसे, आखिर ढूंढेंगे कैसे, बड़ा ही आसान सा मैं चीज़ बताने वाला हूँ, कोई मेहनत वाली काम नहीं है, बस थोड़ा सा गणित लगाना है और गणित ही तो पढ़ रहे हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ स्टूडेंट, क्या होता है अभाज्य संख्याएं। तो ये होता है 2 से स्टार्ट, फिर 3, 5, 7, फिर 11, 13, 19, 29, 31 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। और यहीं पे एक और मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 2 क्या है, 2 जो है सबसे छोटी और सम क्या है, आपके अभाज्य संख्या है, जो है आपका सबसे छोटी और सम एकमात्र ऐसी अंक है जो सम भी है, इवन नंबर भी है और सबसे छोटी आपका क्या प्राइम नंबर है, ऐसा नंबर। तो इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक मतलब कि आपको लॉजिक कैसे लगाना है। लॉजिक लगाने के लिए आप देखिए इसके यूनिट डिजिट को, ये और ये आपको कितने नंबर, 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, एक बार ये एक बार ये। आइए पता लगाते हैं। देखिए इसमें 3 डिजिट का नंबर है, दोनों ही 3 डिजिट का नंबर है स्टूडेंट। तो आप स्वयं जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, अगर आप शुरू के ले लें ये नंबर्स, या यूं कहें कि यहाँ तक की अगर नंबर ले लें आप, तो इन सबका आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो कभी भी आपको 3 डिजिट का नंबर नहीं मिलेगा। करके देख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35, 7 तिया 21, 5 दूनी 10, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब कि इतने में तो बात ही नहीं करना है। नेक्स्ट हमें जो लॉजिक लगाना है वो कितने में है, वो है आपका इसके अंतर्गत। अब लगाएंगे कैसे, तो सुनिए। अब आप देखिए कि किन नंबर्स के हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे 13 इंटू 19, तो यूनिट डिजिट से पहले करते हैं। तो 9 3 हो जाएगा 27 कैरी 2 और 9 1 9 और 11, इस तरीके से हम आते हैं। फिर इसको हम फिर से हम उसी तरीके से करते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या आया आपका, इस तरीके से ये आया। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने किया तो 9 3 37, यहीं पे आ गया था हमारा यूनिट डिजिट। एग्जैक्टली यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हम देखते हैं कि किन 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें, इन प्राइम नंबर्स को, क्या मिले हमें लास्ट में, ये 7 मिल जाए या 1 मिल जाए। तो एक तो हमने जोड़ा बना लिया इनका, तो इसमें तो हमें नहीं मिला, ये देख सकते हैं आप 247 आ रहा है, तो नहीं मिला। अब दूसरा हम क्या बना सकते हैं स्टूडेंट, दूसरा हम बना सकते हैं फिर से, एक नंबर हमारा छूटा हुआ है, ये यहाँ पे आ जाएगा 23। तो 19 एंड 23 का अगर हम बनाएं तो 19 एंड 23 का देखिए, मैं यहीं पे बताने वाला हूँ 23 इंटू 19, तो इनका बना लेते हैं। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 19 3 कितना हो जाएगा आपका 57 कैरी 5 और 19 2 होता है आपका कितना 38 43। तो क्यों ना अगर हम देखें तो ये नंबर्स आ गए क्या, बिल्कुल आ गए स्टूडेंट, यही तो हमें चाहिए था। मतलब कि वो 2 प्राइम नंबर्स कौन हो गए, एक हो गया आपका 23 और दूसरा हो गया कौन 19, मिल गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए ऐसे 2 नंबर्स बताइए जिनके यूनिट डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके यूनिट डिजिट मतलब कि 1 आए, तो ये तो कब पॉसिबल होता है, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, और कब है 1 इंटू 1 तो हो ही नहीं सकता। तो 9 9 जा आपका कितना होता है 81। तो क्यों ना हम इसको और इसको ले लें। तो एक बार ज़रा ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि एक्स इंटू वाई, तो y तो आपका 19 होने वाला है। नेक्स्ट में फिर y जो है कॉमन है, तो एक जो है आपका 19 तो होगा ही होगा स्टूडेंट। ये जो होगा वो, इससे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये 19 नियम होता है आपका 171, ये हो जाएगा ये, और हासिल गया 17, 19 दूनी 38 और 17 आप जोड़ेंगे तो 551 आपको मिलेगा। मतलब कि वो जो है आपका तीसरा जो नंबर है वो ये होगा। अब 1 2 3 तीनों मिल गए और बोला जा रहा है इनका सम क्या होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 23 प्लस 19 प्लस 29, इन सब का सम हो जाएगा आपका 71 स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी पे 70 है। इसमें कुछ मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि हमने तो सम बना ही लिया है और तीनों कैसे हैं स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स हैं। तो डी नंबर ऑप्शन पे 70 है, वो आपका 71 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 71 है। ऑप्शन नंबर डी आप कर लीजिए। मेन है ऑप्शन कहीं भी रहे, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप कुछ भी कहीं भी निकाल सकते हैं। कैसा लगा ये जानकारी स्टूडेंट, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो शेयर करना भी ना भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट बढ़ते हैं और 23 नंबर का अगर देखें
तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज डिवाइडेड रिस्पेक्टिवली बाय x-1, x-2, x-3, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, द पॉलिनोमियल इज। बड़ा ही आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन आसान तब रहेगा जब आप थोड़ा सा यहाँ पे फिर से लॉजिक लगाएंगे। कैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट, बट मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार रहने वाला है। कैसे? ताकि आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत ना पड़े, लॉजिक से काम हो जाए। तो कैसे? तो समझिए, पहले तो बात यह है कि जो डिवाइड करने वाला है वो कौन होता है? वो डिवाइड करने वाला आप जानते हैं कि क्या होता है, आपका डिवाइज़र होता है। तो डिवाइज़र जो है वो कितने हैं? डिवाइज़र जो दिए गए हैं उसको ज़रा मैं लिख लेता हूँ। x-1 है, उसके बाद x-2 है और x-3 है। फिर आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर्स क्या आते हैं? रिमाइंडर्स अगर मैं बात करूँ, शेष फल की अगर बात करूँ, शेष फलों की बात की जाए तो एक बार 1 आता है इससे करने पर, एक बार 2 आता है, एक बार 3 आता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कैसा है? डिग्री 2, मतलब कि कैसा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसको अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? डिवाइड करना है बारी बारी से, x-1 से, x-2 से, x-3 से। तो जब उसको डिवाइड किया जाएगा x-1 से तो 1 आता है। वही पॉलिनोमियल को जब x-2 से डिवाइड किया जाता है 2, तो और उसी पॉलिनोमियल को फिर से x-3 से डिवाइड किया जाता है तो 3 आता है। बड़ा ही एक पॉलिनोमियल और डिवाइड करने वाले 3, मतलब कि डिवाइजर कौन? 3 है और रिमाइंडर्स भी 3। आखिर कैसे होगा, आइए देखते हैं इसको। तो अगर बात की जाए इसमें तो ऑप्शन से मैं ले रहा हूं ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर ए के लिए मैं निकालना चाहूं, देखिए यहां पे आप क्या करिए, पुट करके देख लीजिए, बहुत जल्दी ये बनने वाला है। और ए के लिए अगर मैं पुट करूं, फॉर ए अगर ए के लिए मैं पुट करता हूं तो देखिए ये हो जाएगा आपका x² - x + 1। ये फिर अब जब मैं पुट 1 एक रखता हूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए मेरे पास? 1 आना चाहिए। तो जब मैं 1 रखूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा यहाँ? 1 का स्क्वायर। कैसे 1 रखूंगा? मतलब कि आप जानते हैं स्टूडेंट, इसको जब आप 0 के इक्वल रखेंगे, आप कैसे? रिमाइंडर थ्योरम ही तो यूज़ कर रहे हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम ही तो यूज़ कर रहे हैं। फिर से मैं क्लियर कर दूं कि आपको दे दिया गया है पॉलिनोमियल को हम चेक कर रहे हैं किससे? इससे डिवाइड करके। तो 1 आना चाहिए, दूसरे बार हम चेक करेंगे तो इसी के लिए 2 आना चाहिए, तीसरे बार चेक करेंगे तो इसी का 3 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो यही है, आंख मूंद के आप क्या लगा लीजिए, उस पर घेरा मार लीजिए। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर - 1 + 1। ये तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 1 - 1, तो ये तो आ गया 1। चलिए क्लियर है, बहुत अच्छी बात है कि इससे तो 1 आ गया। आइए देखते हैं जब इसी में हम 2 रखते हैं तब क्या होता है। जब 2 पुट करेंगे तो x² - x + 1 = 2। जब 2 पुट करते हैं तो क्या होता है? 2 का स्क्वायर - 2 + 1। तो ये कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, 4 - 2, 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 3। मामला यहीं पे गड़बड़ हो गया। देखिए आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं इस ऑप्शन के लिए अब, कि उसने कहा कि x-2 से जब आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 2 आना चाहिए रिमाइंडर, बट यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर थ्योरम से 3। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बट मैं आपको शो करूँगा स्टूडेंट, इसको जब मैं कर रहा हूँ तो अच्छे से आपको दिखाता हूँ कि अब इसमें क्या आ जाएगा, कि वही पॉलिनोमियल हमारा, वही पॉलिनोमियल, और अब हम 3 रख के देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर - 3 + 1, ये हो जाएगा आपका 9, 9 - 3 6 + 7। ये देखिए लास्ट वाले के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, इस कंडीशन को, कि इससे अब डिवाइड करें हम तो क्या आए? 3 आए रिमाइंडर, यहाँ तो 7 आ गया। मतलब कि ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सेम है। ऑप्शन नंबर बी सेम है। सी को अगर देखें तो सी क्या है आपका? सी को अगर हम देखें, जल्दी से इसको देख लेते हैं हम सी को, तो ये है आपका 1/2 x² - 1/2 x + 2। आइए इसको देख लेते हैं एक बार, क्या कर लेते हैं फिर से वही कहानी, एक बार हम 1 पुट करके देखते हैं इस वाले डिवाइज़र के लिए, इस वाले भाजक के लिए। तो शेषफल क्या आ जाएगा इसके अनुसार, शेषफल प्रमेय से? तो ये आ जाएगा, ये 1/2 × 1 + 2। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/2 - 1/2 + 2। तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसल और आपस में क्या मिल जाएगा? 2। अब हमने क्या कहा है, हमें क्या कहा गया है कि वो पॉलिनोमियल होगा जिसको ये भी डिवाइड करे, ये डिवाइड करे, ये डिवाइड करे, हमें क्या मिले? एक बार ये मिले, एक बार ये मिले, एक बार ये मिले। लेकिन यहाँ तो देखिए 1 से जब हमने डिवाइड किया x-1 से तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया। ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 4, आज के क्वेश्चन नंबर 4 और 24वें नंबर के हमारे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन। और अगर हम देखें इसको तो क्वेश्चन है आपका कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिकली इस बात को समझेंगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कौन बन रहा है सैलेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, कौन बनेगा आपका रेडियस और कैसे हम इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, अ सेमी सर्कुलर पीस ऑफ ए पेपर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए कोन। द वॉल्यूम ऑफ द कोन दस फॉर्म्ड इज ब्लैंक सेंटीमीटर्स क्यूब। तो सिंपल सी बात है, एक आपके पास क्या है सेमी सर्कुलर। क्या होता है सेमी सर्कुलर, नहीं जानते? मैं बताऊंगा बिल्कुल। तो सेमी सर्कुलर क्या है आपके पास, पेपर का क्या है, एक टुकड़ा है जिसका रेडियस क्या है r सेंटीमीटर है और उसको क्या किया जाता है, कोन के फॉर्म में फोल्ड कर दिया जाता है स्टूडेंट। तब उसका वॉल्यूम आपको बताना है और वॉल्यूम आप जानते हैं कि किस में आता है, आपका क्यूब में आता है, क्यूब यूनिट में आता है। तो चलिए पहली बात तो ये सेमी सर्कुलर को समझते हैं। तो अगर मेरे पास ये है, देखिए मैं आपके लिए सर्कल लेके आया हूँ, बड़ी मुश्किल से इसकी तलाश हुई है ना। पुराने प्रैक्टिकल कॉपी पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी को काट लिया जाए। तो ये देखिए, ये रहा सर्कल स्टूडेंट, थोड़ा सा समझते हैं बातों को। ये कंप्लीट सर्कल है आपका। अब सेमी सर्कल क्या होगा, अर्धवृत्त क्या होगा, अर्धवृत्त मतलब कि इसका आधा भाग। ये तो इस स्थिति पे देखिए ये क्या है, ये इसका सरकमफेरेंस क्यों बता रहे हो सर, आगे काम आएगा ये, थोड़ा सा सुन लीजिए। ये क्या है स्टूडेंट, आपका ये सरकमफेरेंस है। आप जानते हैं परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, 2πr होती है। पहली बात ये मेंशन कर लेना, वृत्त की परिधि 2πr होती है। अब देखिए, अब कहा जा रहा है आपका इस कागज के टुकड़े में, आपको ये पूरा कागज का टुकड़ा चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। आपको क्या चाहिए, इसका अर्ध मतलब कि आधा भाग, सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर तो बीच से हम क्या कर देते हैं, इसको फाड़ देंगे, बीच से फाड़ देंगे। तो जिससे ही इसको करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का क्या मिलेगा आपको, ये मिल गया। ये जो है आपका क्या है, सेमी सर्कुलर है, तरबूज जैसे दिख रहा है, ये सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर शेप का क्या हो गया, ये पीस हो गया पेपर का। अब देखिए इसमें से ये जो क्या है आपका आर है, आप जानते हैं ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये क्लियर है। अब मेन जानने वाली बात जो है स्टूडेंट वो क्या है आपका, कि आखिर ये कितना होगा। अभी हमने देखा जब ये पूरा है तो ये 2πr है, πr धन πr, तो जब आधा हो गया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, केवल और केवल πr। सेमी सर्कल का जो ये आपका सरकमफेरेंस से परिधि है वो कितना हो जाएगा, πr। ये डेटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आइए देखते हैं अब यहाँ पे कि इसको हमें कैसे समझना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ स्टूडेंट, फिर से डायग्राम बना दूँ। पहली बात ये कही जाती है कि आपके पास क्या है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। ये रहा आपके पास एक सेमी सर्कुलर पेपर, मान लीजिए कि सेंटर क्या है आपका O है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये r सेंटीमीटर है, रेडियस इसका r सेंटीमीटर है। और हमने अभी भी बात की कि पूरे सर्कल का ये जो परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है, पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है, 2πr। तो आधे का कितना होगा, केवल और केवल πr। इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखिए इसको मैं फोल्ड करता हूँ, फोल्ड, जब मैं इसको फोल्ड करता हूँ बाय फोल्डिंग, जब मैं इसको फोल्ड करता हूँ तब किस शेप में आता है ये, तब ये आ जाता है कुछ इस तरीके के शेप में, जिसको हम कहते हैं कोन शेप। कोन खाते होंगे आप, आइसक्रीम खाते हैं बिल्कुल, कैसे नहीं खाएंगे आप। चलिए ये हो गया। इसमें ये होता है इसका हाइट, ये होता है आपका सर्कल का सेंटर। कैसे होता है मैं अभी प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। ये होता है इस कोन का जो बेस है उसका रेडियस। आइए अब इसने कहा है कि सेमी सर्कुलर आपके जो पेपर हैं उसको क्या कर लिया जाए स्टूडेंट, मोड़ दिया जा रहा है, मोड़ दिया जा रहा है। देखिए मोड़ रहा हूँ मैं, आपको दिखा रहा हूँ, ये मोड़ दिया मैंने, ये मोड़ दिया। जब मोड़ दिया हमने तो क्या मिल गया आपको, ये कोन मिल गया। आप देखे होंगे, बर्थडे मनाते होंगे अपना, सेलिब्रेट करते होंगे इस तरीके से आता है ये, है ना। होली के दिनों में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, आपका कोन। देख सकते हैं आप, ये कोन है। तो इस तरीके से अब आपको बताना है इस कोन का वॉल्यूम। और वॉल्यूम मतलब क्या, अंदर की जगह। वॉल्यूम मतलब क्या, अंदर की जगह। अभी क्या है, ये खुला है। अब जैसे ही मोड़ दिए तो इस अंदर की जगह के बारे में हमें बताना है। अब देखिए मोड़ दिए हैं,
अब समझिए बातों को कि क्या मोड़ने के बाद भी ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का रेडियस आर ही रहेगा। अभी तो इसका क्या है, आर है, बट ध्यान से देखिए स्टूडेंट कैसे मुड़ रहा है। ये जो है आर है, ये जो है आर है, यहाँ से मुड़ रहा है ये। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वो क्या कहलाता है, आपने पढ़ा होगा 10th में, ये होता है तिर्यक ऊंचाई। किसी भी शंकु का क्या, ये तिर्यक ऊंचाई सैलेंट हाइट होता है स्टूडेंट। सो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम क्लियर हो चुका है कि ये हुआ सैलेंट हाइट, हाइट इसके बीच से। तो कैसे आखिर अब बनेगा ये, आइए देखिए इधर। तो मैं अगर मान लूँ कि ये अगर O है, ये आपका कैपिटल आर किसका है, कोण का आपका क्या है स्टूडेंट, आपके कोण का क्या हो गया, रेडियस हो गया। और इसको अगर मैं h मान लूँ, और ये जो है सैलेंट हाइट L, तिर्यक ऊंचाई L है, जो कि R के बराबर है। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमने ऐसे मोड़ा है ना इसको, तो दोनों छोर जाके क्या हो गया, एक पास मिल गया। और एक एक क्या था, ये रेडियस था, ये दोनों मुड़ के ये बन गया, तो R के इक्वल है। अब देखिए जो जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है उस पर हम थोड़ा जाते हैं। तो इसने कहा है रेडियस क्या है आपका, R सेंटीमीटर है। अब देखिए ये बनता है सर्कल, ये बनता है सर्कल, ये सर्कल। तो इस सर्कल के लिए, इस कोण के सर्कल का ये जो होगा, सर्कल का क्या होता है, 2πr होता है। सर्कल का जो सरकमफेरेंस है 2πr होता है। तो इस पूरे का ये जो सर्कुलर शेप है उसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, 2πr। बट यही सर्कुलर शेप इसके लिए कितना था, πr था। कंपैरिजन सुनिए स्टूडेंट, इसके लिए πr, बट ये कोण का शेप ले लेता है तो ये क्या हो जाता है 2πr। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, कैपिटल R आपको यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे और कुछ डेटा दी गई है क्या, और कुछ भी बातें अगर दी गई हो तो थोड़ा देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, R सेंटीमीटर बस बात बताया गया है। चलिए तो यहाँ से अगर देखें तो सिंस कंपैरिजन देखिएगा, इसका 2πr किसका, कोण का, ये कोण का उसके किसके बराबर है, πr के इक्वल है, πr के इक्वल है। तो यहाँ से आप कैपिटल R का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों कैपिटल R का वैल्यू निकाल रहे हो सर, क्योंकि आगे हमें वॉल्यूम में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली स्टूडेंट। वॉल्यूम का मैं फॉर्मूला यहाँ मेंशन करूँगा, फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और R का वैल्यू कितना आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, R डिवाइडेड बाई 2, स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम कोण का है ना, कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के जो आपका वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। तो यहाँ पे एच ये आया है, एच की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, सॉरी इसका तो कैपिटल आर है, इसका तो कैपिटल आर है, तो इसको हम कैपिटल आर से ही शो करेंगे। ठीक है, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर किसका है, इसका है, इसका कैपिटल आर है। चलिए ये क्लियर है। अब देखिए एच की ज़रूरत है, एच क्या है, हाइट है। हाइट निकलेगा कैसे, तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, निकाल लेते हैं हम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये, सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से एच आपको चाहिए तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, या यहाँ पे बात की जाए डायरेक्ट ये इधर जाएगा और उधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, ऐसे में मज़ा नहीं आएगा, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर समझ नहीं आए स्टूडेंट तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो एच स्क्वायर, ये एल स्क्वायर पहले से है, आर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए एच निकल जाएगा, एल किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो आर स्क्वायर माइनस आर, अब ये भी निकाले हमने, आर का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा आर बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया। इस तरीके से एच जो है वो कितना निकल जाएगा आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 2r। सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, थोड़ा सा एक बार चेक करना चाहेंगे हम, ज़रूर से कुछ मिस्टेक आ रही है क्या यहाँ पे। हाँ जी क्लियर है, बातें क्लियर हैं। मिस्टेक ये है कि यहाँ 2 का स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा 4, जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो h का मान आ जाएगा आपका
√3r डिवाइडेड बाई 2, √3r डिवाइडेड बाई 2। h का मान आ गया है ये। अब h आपके पास है, r आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है, तो क्या निकाल नहीं सकते हम? बिल्कुल निकाला जा सकता है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर मीन्स r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर मीन्स r/2 का, उसके बाद √3 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। ये h का वैल्यू विल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू √3 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप देखें स्टूडेंट, तो यहाँ से ये 3, इस 3 को क्या लिखा जा सकता है? इस 3 को लिखा जा सकता है r इज इक्वल टू 1/√3 इंटू √3 इंटू पाई r और r हो जाएगा आपका r³, ये हो जाएगा आपका कितना 8 और √3 साथ चल रहा है, √3 आप कैंसिल करा दीजिए तो आपके पास क्या मिल जाएगा? r का वैल्यू मिल जाएगा, ऊपर में बच्चा पाई 1 r³, तो ये हो जाएगा पाई r³ डिवाइडेड बाई 8√3 और क्वेश्चन में आपके आंसर में ये चीज़ दिया ही गया है कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने अपने तरीके से अपना प्रयास किया है आपको प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, ताकि चीज़ें दिखें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको अगर इमेजिनेशन शुरू होगा स्टूडेंट, फिर आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो टिक सके। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कि आपके पास ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि a जो है बराबर नहीं है b के, उसके बाद निकालना है आपको a प्लस b का वैल्यू। आखिर निकलेगा कैसे, देखिए। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल एंड रियल। फिर से मैं मेंशन कर दूँ इस बात को कि बिल्कुल इक्वल रूट्स हैं, रियल की बात नहीं है, फिर भी इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट विभेदक का मान क्या होता है? 0। आप जानते ही होंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इज इक्वल टू विभेदक बराबर हो जाता है आपका b² माइनस 4ac। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या है आपका? d का मान 0 है, आइए देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बार मैं इस इक्वेशन के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूं और एक बार मैं क्या करूं, इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दूं और 0 की इक्वल दोनों को रख दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये जो छिपे हुए वेरिएबल्स हैं a प्लस b, कौन है उसको जरा हमें ढूंढ के निकालना है, a प्लस b का वैल्यू। तो चलिए निकाल लेते हैं एक बार इस इक्वेशन के लिए। फॉर इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो a क्या निकलेगा? a निकलेगा यहाँ पे, आप जानते हैं किससे आप इसकी कंपैरिजन करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से आप जानते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा b², b की जगह पे तो b है, तो b² माइनस 4, फिर a की जगह पे क्या है? वहाँ 1 है, तो 4 × 1, और c की जगह पे यहाँ a है, तो a हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac में। तो यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट ये b² माइनस 4a इक्वल टू 0 आपको लेना है। क्यों? क्योंकि ये है, तो यहाँ से मिल जाएगा ये, इसको 0 की इक्वल लेके चलते हैं d को, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 मिल गया है। इसी प्रकार अगर फॉर इक्वेशन 2 देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? b² तो b² रहने वाला है, b² के जगह पे क्या आ जाएगा? a, तो a रहा a² माइनस 4 a की जगह पे तो 1 ही है और b की जगह पे क्या है? c की जगह पे b है, इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? a² माइनस 4b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। देखिए 2 इक्वेशन मिल गए हैं और दोनों ही इक्वेशन क्या हैं आपके? इक्वल टू 0 हैं। अब जानते हैं इक्वेशन का क्या, कि इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन अगर एक ही चीज़ के इक्वल में है, या यूं कहें कि 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन जितने भी इक्वेशन है स्टूडेंट, उसमें से किसी एक साइड में अगर कोई इक्वल क्वांटिटी आ रहा हो तो उसका जो बचा हुआ साइड है लेफ्ट हैंड साइड भी अपने आप इक्वल हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और इसी चीज़ का, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? देयरफॉर b² जो हो जाएगा वो 4a के बराबर हो जाएगा, b² माइनस 4a जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा a² माइनस 4b के। तो यहाँ से ये मिल जाएगा, क्यों ना हम b² को इधर भेज दें और माइनस 4b को इधर ला लें, तो माइनस 4a इधर पहले से है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस 4b इज इक्वल टू a² यहाँ पहले से है, ये हो जाएगा माइनस 4² माइनस b²। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? ये -4 कॉमन हो जाएगा, a माइनस b यहाँ पे बचेगा। ये कैसे होता है आप सभी जानते हैं स्टूडेंट। यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a माइनस b और a प्लस b। अब ज़रा बताइए इसमें से आपको किसका वैल्यू चाहिए?
ए माइनस बी या ए प्लस बी, ए माइनस बी या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू आपको चाहिए, तो ए माइनस बी कैंसल, और इस तरीके से ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा -4, ए प्लस बी -4 हो जाएगा। और ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में कहीं पे -4 बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि बाय एडिंग 1 टू द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 300 which are divisible by 7 and 8 a number is p is obtained, then रूट p का आपको वैल्यू फाइंड करना है। आइए कैसे होगा आखिर। सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन ने कहा क्या है कि आपके पास नेचुरल नंबर से कहाँ 1 से लेकर 300 तक क्या आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके बीच कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपको सम फाइंड करना है, जो कि किसके बराबर आएगा, p के बराबर आएगा, या यूं कहें कि p का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, सम, और उस सम में 1 ऐड करने पर जो आएगा वो आएगा। नहीं आया समझ में? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बीच जो नंबर्स हैं वो क्या होना चाहिए, 7 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 और 8 से एक साथ होना चाहिए, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, इसका एलसीएम निकालना होता है स्टूडेंट। कैसे निकालते हैं एलसीएम, अगर डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बेसिक मैथ्स का, बट यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके क्वेश्चन के अनुसार। तो सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 7 and 8, एलसीएम ऑफ 7 and 8, तो क्या हो जाएगा, ये तो खुद प्राइम नंबर है, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 सत्ते 56, मतलब कि सबसे नीचे से नीचे हालात में आपका पहला नंबर क्या मिलेगा, आपको 56 मिलेगा, 56 मिलेगा। इसके बाद जो होंगे वो किसके, इसके मल्टीपल होंगे, मल्टीपल मीन्स कि उसमें जो है कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, कौन, 56। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1 से 300 तक के में कितने निकल जाएंगे, तो सबसे पहला आपका जो हो जाएगा स्टूडेंट, अगर मैं नंबर्स की बात करूं जो इससे डिविजिबल होंगे, 7 और 8 से डिविजिबल नंबर्स, तो सबसे पहला हो जाएगा 56, फिर इसके बाद का क्या होना चाहिए, मल्टीपल, तो क्यों ना हम 56 कर दें, 2 बार अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 112, फिर इसमें ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 168, फिर इसमें ऐड करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका, चलिए अगर ऐड कर दें तो 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, कैरी 1, और 5 और 6 हो जाएगा 11 और 2, 11 और 1 2, और कैरी 1, तो ये हो जाएगा 224। इसके बाद 56 को ऐड कीजिए फिर से, तो ये हो जाएगा आपका 280, ये आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है इतनी बातें, मतलब कि इसके और इसके बीच में यही नंबर्स हैं जो केवल और केवल किससे, 7 और 8 से दोनों से ही जाएगा। तो देखिए अब यहाँ बनाने के आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से मैं पहला तरीका बताता हूँ कि आप क्या कर लीजिए, अब सम फाइंड करने वाले हैं ना इसका, तो 56 प्लस 112 प्लस 168 प्लस 224 प्लस 280, इसका सम, पहले तो सम निकालोगे, तो यहाँ पे देखिए सम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 56 को कॉमन ले लीजिए। पहला तरीका बता रहा हूँ, तो पहला तरीका यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसी तरीके यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब क्या करिए, आप इस 56 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किसको स्टूडेंट, इसको ऐड करके, तो 1 2 3 3 6 4 15, ये हो जाएगा 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बड़ा ही आसान है, तो यहाँ से 15 6 जा 90, कैरी 9, ये हो जाएगा आपका 15 5 75 और 9 हो जाएगा 84, क्या आया 840 आया। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका स्टूडेंट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास लास्ट टर्म है, आपके पास फर्स्ट टर्म था, डी निकालिए और आप लगा लीजिए फॉर्मूला, क्या, nth टर्म के सम का फॉर्मूला। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर हम करें तो यहाँ पे जो p आएगा, p का वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट, जो सम होता है, ये जो सम आया है उसमें हम अगर 1 ऐड कर देते हैं तो p का वैल्यू आता है। तो इस तरीके से इसमें अगर मैं 1 ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 841। अब आपको क्या निकालना है, रूट p का वैल्यू निकालना है। रूट p का वैल्यू मतलब कि रूट 841 का वैल्यू ये कितना होगा, तो ये होगा, बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है। फिर से वही कि पेयरिंग कर लीजिए, आप इसका पेयरिंग कर लीजिए, या आप निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट बाई फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य संख्याओं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा ये आंसर, 29 हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है ये 29,
देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं फिर आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके एरिथमेटिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन, इफ इन एन एपी द pth term is equal to 1 by q and the qth term is equal to 1 by p, then the p qth term। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और हमारे सीजी बोर्ड का ये 6 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। से nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर डीसी मैथ्स पार्टन पे चैप्टर नंबर 4 में आपको ये कंप्लीट कराया जा चुका है स्टूडेंट। आप जाके प्लेलिस्ट पे जाइए और क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये हो गया nth टर्म। बट नहीं पता तो ये बता दिया मैंने कि ये क्या होता है। फर्स्ट टर्म ये होता है आपका n का वैल्यू, मतलब कि नंबर, टर्म नंबर क्या है, और ये होता है d कॉमन डिफरेंस, और ये क्या होता है आपका nth टर्म, मतलब कि n पे बैठे हुए नंबर। चलिए इस तरीके से अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे pth टर्म जो है 1 बाई क्यू है, तो n का वैल्यू क्या आ रहा है आपका p, तो pth टर्म ऑफ ap, तो यहाँ से हो जाएगा ये a प्लस p-1 इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। उसके बाद qth टर्म जो है स्टूडेंट, qth टर्म जो है वो कितना है, ये है आपका q-1 इज इक्वल टू 1 बाई p। आप देखिए और आपको फाइंड क्या करना है, और आपको फाइंड करना है p qth टर्म। तो p qth टर्म, किसी भी टर्म नंबर को फाइंड करने के लिए आपको क्या आवश्यक है, सबसे पहले a और d। n तो पता चल गया p क्यों है, n का वैल्यू कितना है p क्यों, बट a और d भी तो पता चलना चाहिए। और हम जानते हैं कि दो अगर अननोन क्वांटिटी है, दो अगर वेरिएबल हैं, तो दो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, दो इन्फॉर्मेशन मिलेगा और दो इक्वेशन बनेंगे, और दो इक्वेशन बनेंगे तो दोनों का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये और ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। दोनों से अगर मैं सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं स्टूडेंट, इस वाले पार्ट को देखिएगा इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसका माइनस, इसका भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, तो ये हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा क्या, p-1 माइनस q-1, ये हो जाएगा 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई p। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जल्दी से इसको। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो p-1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हो जाएगा p q, यहाँ पे हो जाएगा p-q। आइए इस तरीके से +1 -1 कैंसल, और सॉरी d तो मैं भूल ही गया, d कॉमन है, यहाँ पे d कॉमन है, d तो साथ चलेगा, और d ही तो हम निकाल रहे हैं, d कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा। क्यों d कॉमन आ जाएगा, क्यों d इसके साथ भी, d इसके साथ भी, दोनों को माइनस किए तो d को मैंने कॉमन कर लिया। तो यहाँ से आपका बच जाएगा क्या, यहाँ से d इंटू p-q इज इक्वल टू p-q डिवाइडेड बाई p-q। p-q ये भी है, p-q ये भी है, तो इससे और इससे ये कैंसिल, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, d का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई p-q। और d का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 पुट d इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, तो a प्लस p-1 इंटू डी, ये कितना है p-q इज इक्वल टू, इधर है आपका 1/q, 1/q है। a का वैल्यू आपका कैसे मिलेगा, a का वैल्यू कुछ इस तरीके से, चलिए यहाँ पे अगर हम देखें जल्दी से इसको, तो ये हो जाएगा आपका a, फिर ये पूरा ट्रांसफ़र होकर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक सेक्शन है, तो a इज इक्वल टू कितना 1 बाई क्यू पहले से है इधर, माइनस यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट p-1 डिवाइडेड बाई p-q। फिर से इनका एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, p-q आ जाएगा, और p-q को आप q से जब डिवाइड करते हैं तो q से q कट जाएगा, p माइनस यहाँ पे p-1 आ जाएगा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, माइनस p प्लस p कैंसल, और a का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1/q आ गया है, a का वैल्यू भी 1/q आ जाएगा। तो a मिल गया, d मिल गया, और आपको क्या निकालना है, p qth टर्म। तो a p qth टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है आपका 1/pq प्लस n-1, तो n की जगह पे क्या है pq-1, और d का वैल्यू भी क्या है 1 बाई pq। यहाँ भी 1/pq, यहाँ भी 1/pq, क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें स्टूडेंट। तो जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a p qth टर्म हम फाइंड कर रहे हैं तो 1/pq, और जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और इसके बाद इस टर्म में बचेगा pq-1, +1 -1 कैंसल, और बच जाएगा क्या pq। तो a pq इज इक्वल टू 1/pq इंटू pq, फिर इससे ये कैंसल, और आपके पास क्या आ जाएगा
केवल और केवल 1, और ऑप्शन में अगर 1 आपको दिखाई दे रहा है तो जल्दी से इसको मार्क कर लीजिए। आइए, बिल्कुल यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर सी आपका दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस ऑफ द हाइपोटेनस एंड द बेस इज 2। हाइपोटेनस एंड बेस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, 2 सेंटीमीटर। द हाइपोटेनस एक्सीड्स ट्वाइस द हाइट बाई 1 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज ब्लैंक। आपको बताना है बेस। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता होगा कि अगर ए है, ये बी है, ये सी है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। तो यहाँ पे अगर ये बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, कर्ण हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा, ये हो जाता है आपका लंब परपेंडिकुलर, और ये जाएगा बेस, आधार। तो क्वेश्चन का कहना क्या है स्टूडेंट कि एक समकोण त्रिभुज में जो है आपका जो कर्ण है और जो आधार है उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। और कर्ण जो है वो उसके हाइट से, जो हाइट से उसके हाइट के दुगने में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कैसे निकलेगा आखिर बेस, तो देखिए जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी तो निकालने का तरीका आप जानते ही हैं, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए सबसे पहले आप क्या मान लीजिए कि लेट द बेस बी कैपिटल बी। मान लीजिए कि ये क्या है, आपका आधार है, आधार है, बी क्या है आपका आधार है, बेस है। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बी पर ही डिपेंड होगा, या आपको ऐसे इक्वेशंस बनाने हैं जो कि किस पर डिपेंड हो, बी पर ही हो। तो यहाँ से हमने बी मान लिया। अब बी मान लिया तो एच क्या कहता है कि बी और एच के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है स्टूडेंट, आपका 2 है। बी और एच के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, आपका 2 है। तो एच जो हो जाएगा, चलिए एच माइनस बी जब आप करेंगे तो डिफरेंस कितना आता है, 2। तो यहाँ से आप एच निकाल लीजिए। एच मीन्स क्या, हाइपोटेनस, कर्ण का मान। कर्ण का मान कितना आ जाएगा, ये बी प्लस 2, माइनस बी जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी। ये हो गया कर्ण का मान। क्लियर है। अब आपको परपेंडिकुलर चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो कैसे मिलेगा आखिर, तो नेक्स्ट आपको बताया जाता है कि ये जो कर्ण है, ये जो कर्ण है वो इस हाइट से, इस हाइट के दुगने में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि 2p + 1 इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, h मिलता है। h मिलता है मतलब कि इस परपेंडिकुलर में, इस लंब में, मतलब हाइट तो यही है ना, हाइट एक राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, यही होती है। तो इस 2p में 1 ऐड करने पर क्या मिलता है आपको, कर्ण मिलता है, h मिलता है, हाइपोटेनस मिलता है। तो आइए इसको थोड़ा रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हमें बेस मिल चुका है, हाइपोटेनस मिल चुका है। अगर परपेंडिकुलर मिल जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ से 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस 1 हो जाएगा। 2p इज इक्वल टू h माइनस 1 हो जाएगा। और अगर बात की जाए h से तो h कितना है आपका, h है आपका b प्लस 2। तो क्यों ना मैं यहाँ पे b प्लस 2 h के जगह पे और -1 कर दूँ। तो इस तरीके से आपको 2p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा b प्लस 1 और p मिल जाएगा। फिर स्टूडेंट आपका p का वैल्यू चाहिए तो 2 को क्यों रखेगा यहाँ, बिल्कुल 2 ट्रांसफ़र होगा तो b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास अब सारी जानकारी उपलब्ध है। देयरफॉर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लगा दीजिए यहाँ पे। अब h का स्क्वायर मीन्स किसका स्क्वायर स्टूडेंट, h का स्क्वायर मीन्स b प्लस 2 का स्क्वायर, b प्लस 2 का स्क्वायर, p का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मीन्स तो b का ही स्क्वायर है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab, तो यहाँ पे मिल जाएगा 4b प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा। यहाँ पे वैसे ही ये ओपन जब करेंगे तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपका b का स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, सॉरी ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस
4b²। कैसे? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस बात को कि अब कैसे होगा। अब ट्रांसफ़र का खेल है। आप जब इधर ये ट्रांसफ़र होगा तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ये इससे होगा और ये इससे होगा, तो आपको मिल जाएगा 4b² प्लस ये हो जाएगा आपका 16b प्लस ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू आपके पास है b² प्लस 2b प्लस 1 प्लस 4b²। 4b² यहाँ भी, 4b² यहाँ भी, तो दोनों को क्यों ना हम कट कर दें। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, ये रहा b², सबको अगर हम उधर ट्रांसफ़र करें स्टूडेंट तो आपको मिल जाएगा ये, इधर को अगर 0 बना लूँ मैं तो यहाँ b² प्लस 2b प्लस 1 पहले से है, जब ये जाएगा तो -16b -16, तो यहाँ से हो जाएगा ये 0 इज इक्वल टू b² प्लस 2b और यहाँ पे कितना है 16b, तो ये हो जाएगा आपका -15b सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, थोड़ा सा आप ज़रूर देखना चाहेंगे हम। यहाँ पे 4b था, 4b 16b बना, 4 इंटू 4b 16b, फिर यहाँ पे है आपका 2b। यस स्टूडेंट, माइनस होगा, दोनों के बीच में हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास -14b और इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 16 और -16 ये हो जाएगा -15। तो आपको क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट। अब जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है आपको b² माइनस 15b प्लस b माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके पास मिल जाएगा, इसके जो फैक्टर्स हैं वो मिल जाएगा b माइनस 15 और b प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब यहाँ से आप फाइंड करना चाहेंगे तो b का एक वैल्यू आएगा -1 और एक वैल्यू आएगा +15, और आप जानते हैं कि लेंथ कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन पर ये बेस क्वेश्चन है, मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए h meter high tower from 2 points A and B on the horizontal plane are 60 degree and 30 degree respectively. If the distance of A from the foot of the tower is A meter and then the distance of the B from the foot of the tower will be blank meters. आपको फाइंड करना है ये। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक h मीटर का टावर। चलिए बना लेते हैं, बहुत ही सरल सा ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। h मीटर का टावर, सबसे पहले तो मैं आपको टावर दिखा देता हूँ। ये आपका टावर है, कितना है h मीटर का, ब्लैक से बनाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। चलिए इसके लिए अगर मैं देखूँ तो ये रहा टावर। टावर की हाइट कितनी h मीटर है। मान लीजिए कि P और Q क्या है, टावर है, P और Q टावर, h मीटर इसका हाइट है, h मीटर। चलिए अब एक पॉइंट A यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और एक पॉइंट B पर क्या किया जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है जो पास होगा इसके वहाँ पे बनेगा आपका 60 डिग्री और जो दूर होगा वहाँ पे बनेगा 30 डिग्री। ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट A, या थोड़ा सा करीब और बना लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और स्पष्ट हो पाए। चलिए ये, चलिए इससे अब काम चल जाएगा। ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट A। यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा और यहाँ पे बनेगा आपका 30 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ फुट किसको कहा जाता है, ये यहाँ से अगर इस टावर तक की अगर दूरी देखें तो A मीटर है, A मीटर है, यहाँ तक की इसकी अगर दूरी देखें तो A मीटर है। आपको फाइंड करना है B से लेकर Q तक की दूरी को आपको बताना है। तो चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है, आपके पास डिग्री है। तो यहाँ से अगर देखें आप इन ट्रायंगल PAQ में अगर देखें आप स्टूडेंट तो 1060 डिग्री अगर आप फाइंड करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स PQ डिवाइडेड बाय AQ। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार हो जाएगा H डिवाइडेड बाय हो जाएगा A, H डिवाइडेड बाय हो जाएगा A। और आप जानते हैं यहाँ से इसका वैल्यू √3 इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ से जो H मिल जाएगा आपको कितना मिल जाएगा, H मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका A√3। इक्वेशन 1 बना दीजिए, आगे चलकर काम आ सकता है। सिमिलरली अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात की जाए तो इन ट्रायंगल PBQ 10
30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर आपका वही होने वाला है क्या, पी क्यू डिवाइडेड बाय बेस क्या होने वाला है, ये बी क्यू। और इसी बी क्यू तो हमें फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है आपका एच, और एच दिया है आपका ये। चूँकि देखिए स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शंस है, ऑप्शन पर जरा ध्यान दीजिए, तो एच में दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे कैपिटल लेना है, कैपिटल कर लीजिएगा आप ज़रूर से, इसको कैपिटल लेटर्स आपको यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, एच मीटर, एच मीटर, इसको भी हम एच कैपिटल कर लेते हैं। चलिए ये भी कैपिटल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पी क्यू की जगह पे एच रख दिया, और बी क्यू मुझे फाइंड करना है, बी क्यू मुझे फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो बी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3√3h। अब ज़रा देखिए यहाँ से h, तो h के फॉर्म में ही लाना है मुझे, h का वैल्यू मत रखना, याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे h का वैल्यू आपको नहीं रखना है, बहुत ही ध्यान से आप करिएगा। तो यहाँ पे आप किसका वैल्यू रखिए, √3 का वैल्यू रखिए। तो √3 का जब आप वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से अगर आप निकालिए √3 यहीं रहेगा, और a जब इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, h/a मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बी क्यू कितना आ गया, बी क्यू हो जाएगा आपका √3 की जगह पे हम लिख देंगे h/a इंटू h। यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ से हो जाएगा बी क्यू इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई a। क्या आपके ऑप्शन में कोई है ऐसा जो h²/a की बात कर रहा हो? जी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है स्टूडेंट आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, और आज की इस लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि है आपके सर्कल पर बेस क्वेश्चन, और बहुत कुछ सिखाने वाला ये क्वेश्चन है आपका। टेंजेंट एंड सीकेंट के जो थ्योरम है उसको ये बताएगा। तो चलिए देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ABCD इज ए रेक्टेंगल टेकिंग AD एज अ डायमीटर, a semicircle is drawn with cuts the diagonal DB at E if AB is equal to 12 cm and AD is equal to 9 cm, then find the B। तो चलिए जो बातें बोली जा रही हैं उसके अनुसार हम काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए। ये बना लिया हमने रेक्टेंगल, ये बना लिया हमने रेक्टेंगल। फिर कहा जाता है कि इसका नेमिंग बताइए, तो ये है ABCD। आगे कहा जाता है इसका ये जो डायमीटर है स्टूडेंट, कौन सा, AD को क्या मानना है आपको, डायमीटर ले लेना है। और डायमीटर मीन्स क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो इसका जितना भी लेंथ होगा उसका जो ये होगा मिड पॉइंट, वो किसका हमारा काम करेगा, मिड पॉइंट का सेंटर का काम करेगा, किसके, सर्कल के। और क्या किया जाता है यहाँ पे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है जो कि इसके डायगोनल DB को क्या करता है, E पर कट करता है। तो ये रहा डायगोनल। और इस तरीके से अगर मैं बना दूं स्टूडेंट ये, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और इधर से दिखाने का प्रयास करते हैं, ये तो ये जो पॉइंट है वो E पे इसको कट करता है। क्या बातें समझ में आई, इतनी ही बातें दी गई हैं। अब अगर मैं देखूं इसको, ये पूरा सर्कल इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से कुछ होगा। अब हमें इसका क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू। ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है, आखिर होगा कैसे, हमें क्या फाइंड करना है, इस BE का वैल्यू फाइंड करना है, BE का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट, आइए जो बातें पहले दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। पहली बात दे दिया गया है आपको AB बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद AD का मान दे दिया गया है आपका 9 सेंटीमीटर, मतलब कि 9 सेंटीमीटर ये पूरा है डायमीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया, रेडियस हमें पता चल गया इस सर्कल का। उसके बाद हमें क्या करना है, BE हमें फाइंड करना है, BE हमें फाइंड करना है। बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, बस थ्योरम आपको एक चाहिए। तो वो थ्योरम क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा कि कोई भी एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल एक सर्कल है, सर्कल में ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये रहा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल टच करते हुए निकल रहा है। और आपको मुझे पता है कि याद भी आ गया होगा कि ये कौन से थ्योरम की बात मैं करने वाला हूँ। एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे B है। अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, ये रहा सर्कल और ये रहा पॉइंट B, एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी बिंदु, और यहाँ से ये पहला और ये दूसरा पॉइंट यहाँ से आगे बढ़ते हुए निकल रहा है। तो ये हो गया पॉइंट E, ये हो गया पॉइंट D, ये हो गया आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट A। मतलब कि यहाँ पे आप लगाने वाले हैं सेकेंड एंड टेंजेंट जो थ्योरम है उसको। क्या कहता है सेकेंड एंड टेंजेंट थ्योरम, कि ये जो सेगमेंट्स हैं BE और BD, BE और BD जो है स्टूडेंट आपका क्या होता है, आपका होता है ये जो इक्वल होता है वो
इस टेंजेंट के लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर देखें आप तो BE और AD आपको तो क्या चाहिए होगा, ये पूरा चाहिए होगा। अब निकलेगा कैसे ये पूरा, तो इसका वैल्यू आपके पास है, इसका वैल्यू उसके पास है, तो ये आप निकाल ही सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्यों नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है बिल्कुल। क्या, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से अगर हम देखें इन ट्रायंगल ADB क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये BD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BD आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा AD मीन्स 9 का स्क्वायर कितना 81 और AB मीन्स 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144, दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा आपका 225 और इस तरीके से BD मिल जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। BD का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना, BD का वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट। BD आपको पता है, लेकिन BD तो निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है BE। अब हेल्प करेगा वो थ्योरम क्या कहता है कि आपका BE इंटू BD जो होता है इक्वल होता है इस टेंजेंट के लेंथ के इक्वल। टेंजेंट कौन है यहाँ पे, AB स्क्वायर है। चलिए यहाँ पे हम इसको ज़रूर से दिखा देंगे इस थ्योरम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो BE का मान आपको तो फाइंड करना है। AD का मान कितना है, 15 आया है। AB स्क्वायर मतलब कि क्या है आपका 144। तो यहाँ से आपका BE का वैल्यू कितना 144 डिवाइडेड बाय 15। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो 9 टाइम्स में जाएगा 135, तो 9 टाइम्स में चला गया, फिर बच जाएगा यहाँ से कितना 9 बचा, तो 9 तो छोटा है तो नहीं जाएगा, फिर आप लगाएंगे क्या 0, तो 15 के टेबल में 96 टाइम में तो 9.6 सेंटीमीटर्स क्या दिया गया है यहाँ पे कुछ वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर का। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी है। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और पसंद के बाद बात की जाए, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ स्टूडेंट, आपके पेशेंस को, आपके धैर्य को। आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया आपका पेशेंस है। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा स्टूडेंट। तो हम बहुत ही जल्द एक नई वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, जहां हम बात करेंगे आपके चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस की। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ, फिर से हम 10 क्वेश्चन के सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।